हेलो एवरीवन। एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस आउट करेंगे मोटर पॉलिसी से रिलेटेड जनरल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जब मोटर इंश्योरेंस करवाया जाता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस आउट करेंगे। तो बेसिकली मोटर पॉलिसी की जो जनरल कंडीशंस हैं वो कई पार्ट में डिवाइडेड हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एज की, इसके बाद नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, चेंज ऑफ व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज एग्रीमेंट, व्हीकल सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट, कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, change in information, destroyed, torn, soiled and mutilated certificate or cover note, no claim bonus, discount for vintage car, discount for anti-theft devices, concession for later vehicle, use of CNG, LPG fuel, fiberglass fuel tank, period of insurance, valued policies, prior compliances of terms and conditions of policies, vehicle requisition by the government। देन हम बात करेंगे सबसे पहली कंडीशन है दैट इज़ एज लिमिट, कि जब एक मोटर व्हीकल को ड्राइव करना होता है तो उसके लिए कम से कम कितनी एज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन क्या है, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर शैल ड्राइव ए मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस। तो 18 साल से कम उम्र का कोई भी पर्सन पब्लिक प्लेस पर मोटर व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो जिस केस में वो ड्राइव कर सकता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक मोटर व्हीकल, एक मोटरसाइकिल जिसके इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो उसको पब्लिक प्लेस पर ड्राइव किया जा सकता है जब एक पर्सन है वो 16 ईयर का हो जाता है। अगर वो 16 साल का हो जाता है तो वो पब्लिक प्लेस पर एक ऐसे मोटर व्हीकल को ड्राइव कर सकता है जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी है। और सेकंड हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा व्हीकल है जो ट्रांसपोर्ट नेचर का है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को पब्लिक प्लेस पर उसको ड्राइव करना है, तो वहाँ पर कम से कम जो एज है वो 20 ईयर्स की होनी ज़रूरी है। तो 20 ईयर्स से कम का पर्सन एक पब्लिक प्लेस पर एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकता है। No learner license or driving license shall be issued to any person to drive a vehicle of the class to which he has made an application unless he is eligible to drive that class of vehicle under this section। कि अगर हमने गाड़ी के लिए, कार के लिए अगर हमने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, तो जब तक हम उसको ड्राइव करने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं तब तक हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर कार को ड्राइव करना, मोटर व्हीकल को ड्राइव करना, तो उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड हमें फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, रिक्वायर्ड हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करने के बाद ही हमें ड्राइव करने की जो हमारे पास एक राइट आता है तो वो हमें मिल सकता है। तो कम से कम एक 18 साल की एज को अटेन करना मैंडेटरी होता है। सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे हम, नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर हम एक मोटर व्हीकल को ड्राइव करना चाहते हैं तो वहाँ पर मैंडेटरी होता है कि हमारे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो नो पर्सन शैल ड्राइव अ मोटर व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस अनलेस ही होल्ड एन इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इशूड टू हिम ऑथराइज हिम टू ड्राइव द व्हीकल। कि एक पर्सन तभी किसी पर्टिकुलर व्हीकल को ड्राइव कर पाएगा अगर उसके पास इसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी है, उसके पास इस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस है। नो पर्सन शैल सो ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कोई भी पर्सन ड्राइव नहीं कर पाएगा, रादर वो मोटर कैब है या मोटरसाइकिल है जो उसने हायर किया हुआ है अपने खुद के यूज़ के लिए, उसने रेंट पर लिया हुआ है, ठीक है। जब तक कि उसके पास प्रॉपर एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो गाड़ी को, उस मोटरसाइकिल को ड्राइव नहीं कर सकता है। तो ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड हम बात करते हैं नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो, अगर हमें किसी भी
व्हीकल को, किसी भी मोटर व्हीकल को अगर ड्राइव करना है तो मोटर व्हीकल का जो ओनर है वो तब तक ड्राइव नहीं कर सकता, तब तक उसके पास परमिशन नहीं होती है ड्राइव करने की, जब तक उसका जो व्हीकल है वो रजिस्टर्ड नहीं होता। तो व्हीकल का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। अब जब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशन है कि चाहे वो पब्लिक प्लेस है या पब्लिक प्लेस नहीं है, कोई और प्लेस है, तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाए व्हीकल को ड्राइव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो व्हीकल का रजिस्टर्ड करवाना मैंडेटरी होता है। नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड no owner of a motor vehicle shall cause or permit the vehicle to be driven in any public place or in any other place unless the vehicle is registered। तो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। अगर रजिस्टर्ड होगा तभी मोटर व्हीकल को ड्राइव किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, दैट इज़ ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब जब ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ओनरशिप में क्या है कि अगर एक रजिस्टर्ड मोटर व्हीकल को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर तो ये विद इन द सेम स्टेट है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ट्रांसफ़र होने के विद इन 14 डेज़ इसकी जो रिपोर्ट है वो इंश्योरर को प्रोवाइड कर दी जाए। जो भी उसके लिए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होगा तो उस डॉक्यूमेंट को फिल करने के बाद प्रॉपर एक रिपोर्ट जो है वो इंश्योरर को देना मैंडेटरी होता है, उसको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है तो उसके पास भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। अगर व्हीकल रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट है तो वहाँ पर 14 डेज़ की बजाय 45 डेज़ के लिए उनको एक ऑप्शन मिलती है। 45 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन उनके पास होता है, जिसके बीच में उनको जो ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है तो उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मोटर व्हीकल की ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन उसके बारे में इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज ऑफ व्हीकल। अगर व्हीकल चेंज हो जाता है, अगर कोई ऐसा व्हीकल था जो पॉलिसी के अंदर रजिस्टर्ड था, लेकिन अगर उस व्हीकल को सेम क्लास के व्हीकल से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है, बाकी के बैलेंस पीरियड के लिए जो पॉलिसी का बाकी का टाइम बचा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, पॉलिसी का जो प्रीमियम है तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिया जाएगा। जहाँ पर जो व्हीकल है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और वो टोटल लॉस नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या करना पड़ेगा कि जो सब्स्टिट्यूटेड व्हीकल है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम इंश्योरेंस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें इंश्योरर के पास उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो व्हीकल को अगर चेंज किया है तो उसके लिए अगर हम पॉलिसी को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें इंश्योरर को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज एग्रीमेंट। अगर व्हीकल हायर परचेज एग्रीमेंट पर है तो उस केस में क्या होगा, जो भी पॉलिसी होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा इंश्योरेंस का, तो वो जो हायरर है सिर्फ उसके नेम से इशू किया जाएगा, सिर्फ हायरर के नेम से इशू किया जाएगा। इशुएंस जो होगा हायरर और ओनर दोनों के नाम से नहीं हो सकता, जॉइंट नेम से नहीं हो सकता। लेकिन अगर ओनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में एक फॉर्म को यूज़ किया जाता है, एंडोर्समेंट IMT 5, तो इसको फिल करना होता है। IMT 5 को फिल करने के बाद ही ये बेसिकली क्या है, जो इंडियन मोटर टैरिफ 5 है, तो इसको फिल करना होता है। तो उसके बाद ही जो है वो ओनर के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई हायर परचेज एग्रीमेंट पर किसी व्हीकल को ख़रीदा है तो उस केस में बेसिकली जो इंश्योरेंस होगा वो हायरर के नेम से ही होगा, ओनर के नेम से नहीं होगा। व्हीकल सब्जेक्ट टू लीज एग्रीमेंट, सेम यहाँ पर भी है। अगर कोई पॉलिसी, कोई सर्टिफिकेट, अगर कोई व्हीकल ऐसा है जो लीज पर लिया गया है तो उस केस में भी जो भी पॉलिसी होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा, तो वो लेसी के नाम पर इशू किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, लेसी और जो ओनर है उनके दोनों के नेम पर जॉइंट जो पॉलिसी है उसको इशू नहीं किया जा सकता, तो वो रिस्ट्रिक्टिव है। अगर ओनर का इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है तो सेम पहले की तरह, जैसे अगर हम हायर परचेज एग्रीमेंट में बात करें तो वहाँ पर एंडोर्समेंट IMT 5 को फिल करना होता है। और अगर हम लीज के एग्रीमेंट की बात करते हैं और हमें ओनर के जो इंटरेस्ट है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में हमें एंडोर्समेंट IMT 6 को फिल करना होता है, उसका यूज़ करना होता है।
तो ये है बेसिकली व्हीकल सब्जेक्ट टू लीज एग्रीमेंट। अगर लीज एग्रीमेंट है तो उस केस में जो भी पॉलिसी होगा, जो भी सर्टिफिकेट होगा, वो लेसी के नाम से इशू किया जाएगा। लेसी और लेसर मतलब ओनर और जो लेसी है उनके जॉइंट नाम से इशू नहीं किया जाएगा। अगर जो ओनर है जो उसके इंटरेस्ट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में IMT 6 को यूज़ किया जाता है, एंडोर्समेंट IMT 6 को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है दैट इज़ व्हीकल सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। अगर कोई व्हीकल ऐसा है जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के अंडर आता है, लाइक मॉर्टगेज वगैरह का है, तो उस केस में क्या होगा, जो पॉलिसीज़ हैं, जो सर्टिफिकेट वगैरह होंगे उस पॉलिसी के, वो इशू किए जाएंगे रजिस्टर्ड ओनर के नेम पर। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो प्लेजी हैं, उन दोनों के जॉइंट नेम पर इशू नहीं किया जाएगा। अगर प्लेजी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो उस केस में क्या होगा, एंडोर्समेंट IMT 7 को उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, IMT 7 का यूज़ करेंगे। तो अभी हमने अगर हम हायर परचेसेस एग्रीमेंट की बात करें तो वहाँ पर एंडोर्समेंट IMT 5 का यूज़ होता है। अगर हम लीज एग्रीमेंट की बात करें तो वहाँ पर IMT 6 का यूज़ किया जाता है। अगर हम मॉर्टगेज की बात कर रहे हैं, हाइपोथिकेशन की बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई एग्रीमेंट है कि हमने उसको हमने किसी से मनी बोरो किया है और उसको अपना मोटरसाइकिल दे दिया है, गिरवी उसके पास रख दिया है, और उस केस में क्या होगा, अगर उसका कोई लॉस होता है और उस केस में हमारा ही लॉस होगा, तो अगर हमारे इंटरेस्ट को सेफ रखना है तो हमें IMT 7 का यूज़ करना होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको फिल करना, इसको यूज़ करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस। अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करवाना है, मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल करवाना है, तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न है। तो सबसे पहला, अगर तो इंश्योरर पॉलिसी को कैंसिल करता है तो उसको इंश्योरर को क्या करना पड़ेगा, इंश्योर्ड को 7 डेज़ का नोटिस देना होता है। और ये जो 7 डेज़ का नोटिस देना होता है ये उसके इंश्योर्ड के लास्ट नोन एड्रेस पे उसको देना होता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर हम उसके जो अभी उसका ड्यूरेशन है, पॉलिसी का भी ड्यूरेशन है और इससे पहले ही पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाता है, तो बैलेंस टाइम ड्यूरेशन का जितना भी प्रोपोर्शनेट प्रीमियम बचेगा तो वो इंश्योरर को इंश्योर्ड को रिफ़ंड करना पड़ेगा। ठीक है, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कैंसिलेशन हो रहा है वो इंश्योरर की साइड से हो रहा है, तो वहाँ पर इंश्योरर को प्रीमियम को रिफ़ंड करना होता है। अब सेकंड अगर हम बात करें तो पॉलिसी जो है वो इंश्योर्ड की ऑप्शन पर भी कैंसिल की जा सकती है, तो वहाँ पर भी मैंडेटरी होता है कि जो इंश्योर्ड है वो 7 डेज़ का नोटिस देगा। ठीक है, अब इंश्योर्ड को 7 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए, और इस केस में क्या होगा, इंश्योरर के पास राइट होगा कि वो प्रीमियम को रिटेन कर सकेगा। ठीक है, प्रीमियम को वो रिटेन कर सकेगा जब पॉलिसी को कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, उसको वो तब तक वो रिटेन कर लेगा, और इसके बाद जो बैलेंस प्रीमियम है, ठीक है, अगर कोई है तो वो इंश्योर्ड को रिफ़ंड कर देगा। ठीक है, उसके बाद का जितना भी प्रीमियम होगा तो वो इंश्योर्ड को रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर पॉलिसी को the policy can be cancelled only after ensuring that the vehicle is insured elsewhere। और क्या हो सकता है, पॉलिसी का कैंसिलेशन सिर्फ डबल इंश्योरेंस के केस में हो सकता है, कि अगर इंश्योरेंस किसी और कहीं और पर भी इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हम इंश्योरेंस को एक जगह पे हम उसको कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा लायबिलिटी ओनली कवर है या हमें अपना जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, इंश्योरेंस का, तो उसको हमें सरेंडर करना होगा, तभी पॉलिसी का कैंसिलेशन हो सकता है। देन इसके अलावा कैंसिलेशन के लिए और क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंश्योरेंस जब कैंसिल करवा दिया जाता है तो इंश्योरर को उसके बारे में जो रिपोर्ट है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA तो उसके पास सबमिट करनी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंडीशन की, दैट इज़ डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर एक ही व्हीकल के लिए 2 पॉलिसीज़ को लिया जाती हैं, व्हेन 2 पॉलिसीज़ आर इन एग्जिस्टेंस ऑन द सेम व्हीकल विद आइडेंटिकल कवर, वन ऑफ द पॉलिसी में बी कैंसल्ड, कि एक जैसा उनका कवरेज है तो उसमें से एक पॉलिसी को कैंसिल किया जा सकता है। अगर वन ऑफ द पॉलिसी कमेंस एट अ डेट later than the other policy, तो policy commencing later is to be cancelled by the insurer concerned। अगर एक पॉलिसी बाद में शुरू हुई है तो बाद वाली पॉलिसी को पहले कैंसिल किया जाएगा। अगर व्हीकल इंश्योर्ड है
एट एनी टाइम विद 2 डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ द सेम इंश्योरर। ठीक है, दो सेम इंश्योरर के पास 2 अलग अलग ऑफिसेज में हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, जो एक पॉलिसी है उसका पूरा का पूरा 100% जो प्रीमियम है वो इंश्योरर इंश्योर्ड को वापस करेगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक पॉलिसी को कैंसिल करवा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंज इन इंफॉर्मेशन। अगर व्हीकल के इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का चेंज आता है, जैसे इंजन का जो नंबर है, इंजन का जो चेसिस नंबर होता है, अगर उसमें कहीं कोई चेंज आता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरर को इमीडिएटली प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। कैंसिलेशन होने पर इंश्योरर क्या करेगा, जो पहले वाली पॉलिसी है, मतलब उसको अगर कैंसिलेशन हमने करवाया है तो जो इंश्योरेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट जो होता है तो वो रिटर्न किया जाता है इंश्योरर को। तो इंश्योरर उसकी जगह पर एक नया जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन है सर्टिफिकेट और कवर नोट डिस्ट्रॉयड, टोन, सॉइल्ड, डिफेस्ड और म्यूटिलेटेड। अगर हमारा जो सर्टिफिकेट है जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिया था, अगर वो सर्टिफिकेट हमारा कहीं गुम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, किसी वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, गुम हो जाता है, फट जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, इतनी बुरी तरह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिफेस्ड हो जाता है कि वो पहले के सर्टिफिकेट की तरह उसको पहचानना भी मुश्किल नहीं होता, तो उसमें क्या होगा, जो इंश्योरर है वो इंश्योर्ड को एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। लेकिन इसके लिए इंश्योर्ड को 50 रुपीज़ की जो फ़ी है वो पे करनी होती है। तो अगर कभी भी नया सर्टिफिकेट लेना है तो उस केस में क्या होगा, इंश्योरर अगर सेटिस्फाइड होता है कि जो सर्टिफिकेट है वो कवर नोट है वो गुम हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और पूरे एफर्ट्स करने के बावजूद भी उसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं था, तो उस केस में क्या होगा, जो डिस्ट्रॉयड और जो सॉइल्ड, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड जो सर्टिफिकेट है तो उसकी जगह पर एक नया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो ये जो है एक कंडीशन है, एक जनरल कंडीशन है। इसके बाद हम बात करते हैं नो क्लेम बोनस। अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है, हमने इंश्योरेंस करवाए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो चुके हैं, काफ़ी ईयर हो चुके हैं हम, क्योंकि हर साल तो हमें इसको रिन्यू करवाना होता है, लेकिन अभी तक हमने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो उस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हमें नो क्लेम का बोनस प्रोवाइड करती है। तो ये बोनस किस फॉर्म में होता है, हमें फर्दर आने वाले टाइम के लिए जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो प्रीमियम में कुछ डिडक्शंस जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोवाइड करती हैं। तो नो क्लेम बोनस में कुछ रेट्स हैं जो दी गई हैं। तो जैसे अगर नो क्लेम मेड और पेंडिंग ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फुल ईयर, अगर हमने पूरे 1 साल में क्लेम नहीं लिया है, तो अगर ओन डैमेज का प्रीमियम है, ओन डैमेज का प्रीमियम के केस में बेसिकली एप्लीकेबल होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होगा, एनसीपी की जो रेट है, एनसीपी मतलब जितना हमें डिस्काउंट मिलेगा, जो नो क्लेम बोनस होगा, परसेंटेज डिस्काउंट ऑन ओन डैमेज प्रीमियम, तो वो 20% का हो जाएगा। तो 20% जो प्रीमियम है वो हमें कम देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हमने प्रीसीडिंग 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर से जो हमें पॉलिसी इशू हुई है, 2 सालों में हमने किसी भी तरह का क्लेम नहीं लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी 25% का जो नो क्लेम बोनस हमें प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे ही नो क्लेम बोनस की जो परसेंटेज है वो भी राइज़ होती जाएगी। जैसे अगर 3 ईयर की बात करें कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में हमने क्लेम नहीं लिया है, तो हमें जो इंश्योरेंस में जो प्रीमियम में हमें जो डिडक्शन मिलेगी वो 35% की होगी। अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में नहीं लिया है तो ये जो परसेंटेज है वो 45% की हो जाएगी। अगर 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर में हमने क्लेम को नहीं लिया है तो परसेंटेज 50% की हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं, प्रॉपरली अपने व्हीकल का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो डैमेज नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमारे प्रीमियम को कम करती जाती है, हमें नो क्लेम बोनस दिया जाता है, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्काउंट फॉर विंटेज कार। विंटेज मतलब जो बहुत जो ओल्ड है, जो बड़ी क्लासिक सी कार्स होती थी और स्टाइलिश कार होती थी,
तो जो प्राइवेट कार्स हैं जिनको विंटेज कार या क्लासिक कार जिनको सर्टिफाइड किया गया है, ठीक है, कार क्लब ऑफ इंडिया एज विंटेज कार क्लब ऑफ इंडिया ने जिन गाड़ियों को विंटेज कार की तरह उनको बताया है, ठीक है, उन्होंने सर्टिफाइड किया है, तो उनको क्या मिलेगा, ऑन डैमेज प्रीमियम में 25% का डिस्काउंट मिलता है। प्राइवेट कार सर्टिफाइड बाय द विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया एज विंटेज कार विल बी एलिजिबल फॉर 25% डिस्काउंट ऑन डैमेज प्रीमियम. For mid-term certification as vintage car, pro rata proportion of the tariff discount for the unexpired period of the policy is to be allowed. तो विंटेज कार अगर है, अगर इसको विंटेज कार सर्टिफाई किया गया है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी 25% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है. इसके बाद डिस्काउंट फॉर एंटी थेफ्ट डिवाइसेस. अगर हमारे व्हीकल के अंदर एंटी थेफ्ट डिवाइसेस का यूज़ किया गया है चोरों से अपनी गाड़ी को बचाने के लिए, ताकि वो उनको चुरा ना पाए, लॉक वगैरह तोड़ ना पाए, तो उस केस में हमें एंटी थेफ्ट डिवाइसेस अगर हमने अपनी गाड़ी के अंदर लगवाए हुए हैं तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं. अगर कोई ऐसा व्हीकल फिट किया गया है जो एंटी थेफ्ट डिवाइसेस है और इसको ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है जो पुणे में है, और इसको प्रॉपरली जो है वो सर्टिफाइड है बाय एनी ऑफ द ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, तो उसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, जो ऑन डैमेज कंपोनेंट है प्रीमियम का, तो उसमें हमें 22.5% का हमें डिस्काउंट मिलेगा. और मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट है वो 500 की है. 500 रुपये तक का जो डिस्काउंट है वो हमें मिल सकता है. नेक्स्ट जो कंडीशन है, कंसेशन फॉर लेडर व्हीकल. लेडर व्हीकल का मतलब कि जिस व्हीकल को हम काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर व्हीकल गैराज के अंदर ही खड़े हुए हैं, ठीक है, उनका कोई यूज़ नहीं हुआ है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें एक प्रोराटा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं. अगर हमारा जो व्हीकल है वो कम से कम 2 मंथ्स तक हमने उसका यूज़ नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोराटा जो रिटर्न है प्रीमियम की देती हैं. और इसमें जितना हमारा प्रोराटा प्रीमियम होता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब भी अगले साल जो हमें प्रीमियम पे करना होगा तो उसमें हमें कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलती है. A pro rata return of premium for the period during which the vehicle is so laid up, which return will be credited to the insured in consideration of the suspension of the insurer's liability under the policy during the period of layup. जितना मतलब लेअप, जितना टाइम तक गैराज के अंदर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उतने टाइम के लिए हमें डिस्काउंट मिलता है, प्रीमियम रिफ़ंड हो जाता है, और ये हमारे जो अमाउंट है वो हमें क्रेडिट कर दी जाती है हमारे अकाउंट के अंदर. और नेक्स्ट जो हमारा रिन्यूअल प्रीमियम होगा तो उस केस में वहाँ पर फिर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है. ये कभी भी कैश में रिफ़ंड नहीं होता है. अगर हमने उस पॉलिसी को सेम इंश्योरर के पास रिन्यू ना करवाया हो तो वो कैश में रिफ़ंड नहीं किया जाता, बल्कि इसमें कंसेशन ही प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ CNG एंड LPG फ्यूल. अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर हम कोई ऐसा बाई फ्यूल सिस्टम हमने फिट किया हुआ है, जैसे पेट्रोल डीजल है या CNG LPG है, तो और वो कंसर्न रजिस्टरिंग ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, परमिटेड है, तो उस केस में क्या होगा, हमें CNG जो LPG किट जो होती है उसको अगर हमने व्हीकल के अंदर फिट करवाया हुआ है तो उसका हमें अलग से इंश्योरेंस करवाना होता है, और इसके लिए एडिशनल प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा. ठीक है, अगर हमने ड्यूअल किट को जो बाई फ्यूल सिस्टम है अगर हमने उसको फिट करवाया हुआ है, जैसे CNG LPG का है, तो उस केस में हमें एडिशनल प्रीमियम को पे करके लिए उसके लिए इंश्योरेंस लेना होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी अगली कंडीशन की, दैट इज़ फाइबर ग्लास फ्यूल टैंक. अगर हमारा जो फ्यूल टैंक है वो फाइबर ग्लास का है, all policies covering vehicle fitted with fiberglass fuel tank will attract an additional premium of rupees 50 in the own damage section excepting vehicle rateable under class D of commercial vehicle tariff where the additional premium will be 100. तो यहाँ पर अगर जितनी भी पॉलिसी है जिनमें फाइबर ग्लास फ्यूल टैंक है तो उसमें एडिशनल प्रीमियम हमें पे करना होता है और हम उनको कवर करवा सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंश्योरेंस की. तो पीरियड कितना होता है,
जो मोटर पॉलिसी होती है वो 12 महीने के लिए ली जाती है। तो कोई भी जो पॉलिसी है वो 12 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती है। आफ्टर 12 मंथ हमें उस पॉलिसी को रिन्यू करवाना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूड पॉलिसी की। तो वैल्यूड पॉलिसीज़ कौन सी होती है? अगर हमने कोई ऐसी पॉलिसी ली है जिसकी पहले से अग्रीड वैल्यू डिसाइडेड है, तो उस केस में हमें जो प्रीमियम मिलेगा तो वो वैल्यूड अमाउंट के इक्वली मिलेगा। अगर टोटल लॉस जो होता है वो वैल्यूड अमाउंट से ज़्यादा है, तो उस केस में सिर्फ जो वैल्यूड पॉलिसी है, वैल्यूड पॉलिसी की जो अमाउंट है सिर्फ उतनी ही अमाउंट हमें मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एग्रीड वैल्यू की अमाउंट हमें पे की जाएगी। नेक्स्ट है कवर फॉर व्हीकल इंपोर्टेड विदाउट कस्टम ड्यूटी। करेंगे कि व्हीकल रिक्विजिशन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई व्हीकल गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट ने अगर कोई व्हीकल लिया हुआ है अपने खुद के यूज़ के लिए, तो जैसे अगर इलेक्शन डेज में जो व्हीकल्स होते हैं तो उनका यूज़ किया जाता है कन्विंसिंग के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो व्हीकल रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट आर ऑटोमेटिकली हेल्ड कवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिक्विजिशन विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम। तो जितने टाइम के लिए उनका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस केस में क्या होगा? बिना कोई एडिशनल प्रीमियम पे करे वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंश्योर्ड हो जाते हैं। अगर कोई लॉस वगैरह होता है, कोई डैमेज होता है इस रिक्विजिशन के दौरान, तो उस केस में क्या होगा? जो इंश्योरर है वो लॉसेस और लायबिलिटीज़ को पे करेगा, और अगर कोई और एडिशनल कोई अमाउंट होती है तो वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो जनरल कंडीशंस होती हैं। अगर हम एक मोटर व्हीकल को लेते हैं तो इन कंडीशंस को फॉलो करना, इनको फुलफ़िल करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। उसी अगर हम इनको पूरा करेंगे तभी इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देती है, अदरवाइज़ हम क्लेम के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।